तो बात करते हैं यार 17 अगस्त के करंट अफेयर माइंड मैप्स की। 17 अगस्त के डेली करंट अफेयर माइंड मैप्स की बात करें, सबसे पहला जो टॉपिक इसके हम बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं अबाउट दी फॉरेस्ट फायर की। इसमें जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी थी उसने अपना जो रिकमेंडेशन दिया टू मॉनिटर, है ना, मेजर्स दिए कि मॉनिटर कैसे करना है, रेगुलेशन कैसे करना है, मैनेजमेंट कैसे करना है फॉरेस्ट फायर का, है ना। जो रिकमेंडेशंस थे वो किसके ऊपर किए गए यार? इट इज़ मेड इन अ रिपोर्ट। जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट किस नाम से आया? फॉरेस्ट फायर इन हिमालयन रीजन, इट्स एडवर्स इफेक्ट एंड मिटिगेशन मेजर्स के नाम से बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में यहाँ पे क्या किया गया? टेबल किया गया। तो इसके बारे में हम बात करें, सो फॉरेस्ट फायर्स। फॉरेस्ट फायर इन इंडिया, इससे पहले डेफिनेशन एंड टाइप्स की बात करें तो पहला NIDM का जो डेफिनेशन है वो क्या बोलता है? फॉरेस्ट फायर क्या है यार? इट इज़ अनकंट्रोल्ड स्प्रेडिंग फायर। इसके बाद वाइल्ड फायर किसको बोलते हैं? वाइल्ड फायर इज आउट ऑफ कंट्रोल फायर। उसके बाद ग्राउंड फायर क्या है? जो स्लोली स्प्रेड करता है बीनीथ द वेजिटेशन। इट स्प्रेड्स स्लोली बीनीथ वेजिटेशन। एंड जो सरफेस फायर है, सरफेस फायर जो कि कहाँ पे कॉमन है यार? इट इज़ कॉमन इन इंडिया। जो कि क्यों होता है? टू ड्राई लीव्स के जलने से। क्राउन फायर, सरफेस फायर के बाद क्राउन मतलब क्या? ताज। ताज मतलब यहाँ पे हम बात करेंगे जो पेड़ के जो ट्री टॉप स्प्रेड होता है, इसको क्या बोलते हैं? क्राउन फायर। ट्री टॉप स्प्रेड जिसकी वजह से हमें मैक्सिमम डैमेज देखने को मिलता है। एंड इसके लिए जो पनिशमेंट है, कोई आग लगा दिया तो उसका लीगल पनिशमेंट की बात करें सो इट इज़ पनिशेबल अंडर जो भारतीय न्याय संहिता है 2023 का, उसके अंदर ये पनिशेबल है यार। बाकी जो कॉजेज हैं फॉरेस्ट फायर के, क्या क्या कारण है कॉजेज ऑफ फॉरेस्ट फायर की बात करें कॉजेज ऑफ फॉरेस्ट फायर, तो एंथ्रोपोजेनिक कॉज है, जिसके अंदर ह्यूमन इंड्यूस है यार ये। ये किसको प्रमोट करता है? जो ग्रास ग्रोथ है उसको। इट प्रमोट एन एंथ्रोपोजेनिक बर्निंग की वजह से जो ह्यूमन इंड्यूस होता है ना, इसके वजह से यहाँ पे ग्रास ग्रोथ जो है प्रमोट होता है, इसीलिए यहाँ पे जला देते हैं यार। इलीगल एक्टिविटीज़ को कवर करने के लिए जला देते हैं फॉरेस्ट को। ह्यूमन एक्टिविटी वाले, है ना, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे केबल्स लगाने के लिए जला देते हैं।
ऑल्सो शिफ्टिंग कल्टिवेशन लाइक झूम कल्टिवेशन को फॉलो करने के लिए जला दिया जाता है फॉरेस्ट को। तो ये हमने ह्यूमन इंड्यूस कॉजेज ऑफ फॉरेस्ट फायर। इसके बाद अगर हम नेचुरल कॉजेज ऑफ फॉरेस्ट फायर की बात करें तो जो लाइटनिंग है यार, ठीक है, जो लाइटनिंग एक्टिविटी है उसकी वजह से भी यहाँ पे आग लग जाता है। कुछ यहाँ पे रीजनल स्पेसिफिक ड्राइवर्स भी हैं यार, लाइक रीजन स्पेसिफिक ड्राइवर्स की बात करें, रीजन स्पेसिफिक ड्राइवर्स की बात करें तो वेस्टर्न हिमालयाज़ के अंदर हमको फॉरेस्ट फायर देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ द पाइन नीडल, है ना। वेस्टर्न हिमालयाज़ में, सेंट्रल वेस्टर्न हिमालयाज़ के अंदर यहाँ पे जो महुआ लीफ कलेक्शन जहाँ पे होता है ना, वहाँ पे फॉरेस्ट फायर देखने को मिलता है। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में जो फॉरेस्ट फायर के जो ड्राइवर्स हैं वो क्या है यार, झूम कल्टीवेशन। बाकी क्लाइमेट चेंज जो होता है वो भी इंटेंसीफाई करता है फॉरेस्ट फायर को यार। लाइक राइजिंग टेम्परेचर, इरेक्टिक रेनफॉल, या फिर प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल। सी हमने बात की अबाउट दी कजेस ऑफ फॉरेस्ट फायर की। कजेस के बाद अगर हम बात करें हिमालयन जो है रिस्क में क्यों है हिमालय फॉरेस्ट फायर के, तो हिमालयन रिस्क की बात करें सो हिमालयन रिस्क के अंदर जो हाई इंसिडेंस ऑफ फॉरेस्ट फायर है हिमालयन एरिया में, 57% जो फॉरेस्ट फायर इंडिया में होते हैं वो कहाँ पे होता है, हिमालयन रीजन में हाई इंसिडेंस है यहाँ पे। 57% ऑफ इंडियाज फायर। एंड वेस्टर्न हिमालयाज के अंदर क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द प्री मानसून हीट जो है वहाँ पे डेवलप होता है, इसीलिए जो वेस्टर्न हिमालय से वहाँ पे इधर आग लगता है। ऑल्सो ईस्टर्न हिमालयाज में क्यों देखने को मिलता है यार, बिकॉज ऑफ दी कल्टिवेशन बर्निंग, जिसको हम झूम कल्टिवेशन बोलते हैं, उसकी वजह से ज़्यादा बर्निंग होती है, इसलिए वहाँ पे बार यहाँ पे फायर देखने को मिलता है। एंड पाइन फॉरेस्ट जहाँ जहाँ पे हैं, पाइन फॉरेस्ट लाइक जहाँ पे रेजिन रिच नीडल है, लाइक पिरूल की बात करें तो इनमें ज़्यादा आग पकड़ता है। रेजिन रिच नीडल जिसको हम क्या बोलते हैं, पिरूल। एंड कंबस्टिबल फ्लोर लेयर होता है हिमालयन रिस्क, इसीलिए हिमालयन जो फॉरेस्ट है इसलिए बहुत ज़्यादा रिस्क पे होते हैं यार आग के। बाकी मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट की बात करें यहाँ पे, मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट की बात करें तो जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इज नोडल मिनिस्ट्री फॉर दिस। इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर दिस।
एंड जो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है ये प्रिलिमिनरी रिस्पॉन्स यहाँ पे करता है, मतलब प्रिलिमिनरी रिस्पॉन्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। बाकी जो डिटेंशन टेक्नोलॉजी है ना, सो जो डिटेक्शन टेक्नोलॉजी है यहाँ पे, डिटेक्शन टेक्नोलॉजी की बात करें तो कौन कौन से टेक्नोलॉजीज यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं फर्स्ट फायर को डिटेक्ट करने के लिए यार। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो अलर्ट करती है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है एफएसआई जो है वो अलर्ट करती है। बाकी एक्वा एंड सोमी एनपीपी सैटेलाइट्स वॉन अग्नि जियो पोर्टल मोडिस सैटेलाइट डाटा, ये सब डिटेक्शन टेक्नोलॉजी हैं। और क्या है भाई, जो नेशनल एक्शन प्लान है 2018 का, उसकी बात करें, नेशनल एक्शन प्लान NAPFF 2018 का जो है, ये जो है एम्पावरिंग कमिटीज़ की बात करता है यार, जो यहाँ पे रहते हैं उनको मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे जो मोदी सैटेलाइट डाटा है उसके थ्रू यहाँ पे टैग कर सकते हैं। मैनेजमेंट के अंदर नेक्स्ट एक्शन प्लान के अंदर जो कम्युनिटीज़ यहाँ रहते हैं उनको एम्पावर करेंगे यार कि वो बचाएं फॉरेस्ट से, है ना, फॉरेस्ट फायर से। हमको स्टैंडर्डाइज करना होगा जो लॉस एस्टिमेशन है उसको, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स को अपग्रेड करने की ज़रूरत है यार। पोस्ट फायर यहाँ पे रिस्टोरेशन की ज़रूरत है। ओके, बाकी मिटिगेशन एंड प्रिवेंशन की बात करें, मिटिगेशन एंड प्रिवेंशन के अंदर वॉच टावर बनाने होंगे, फायर वॉचेस बनाने की ज़रूरत है यार, वॉच टावर्स एंड फायर वॉचेस बनाने की ज़रूरत है। कच्चा फायर लाइंस बनाने होंगे, लाइक जो रिमूव करेंगे अंडर ग्रोथ को। और क्या करना होगा, पक्का फायर लाइन्स बनाए होंगे जो कि क्लियर करेंगे फील्ड, जो फेल्ड स्ट्रिप्स हैं उसको क्लियर करेंगे। पक्का फायर लाइन्स दे क्लियर फेल्ड स्ट्रिप्स। वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बनाना होगा, वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स बनाने की ज़रूरत है अपने को। पार्लियामेंट्री रिकमेंडेशन ने क्या बोला यार, क्या क्या करना होगा। पार्लियामेंट्री रिकमेंडेशन की बात करें तो पार्लियामेंट्री रिकमेंडेशन ने क्या बोला है,
पार्लियामेंट्री रिकमेंडेशन ने बोला कि जो एनडीआरएफ है, एनडीआरएफ हिमालयन रेस्पॉन्स सेंटर्स बनाने होंगे, नेशनल पाइन नीडल पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, क्लाइमेट फायर एम्पिरिकल स्टडीज़ करना होगा। ये पार्लियामेंट्री रिकमेंडेशन ने बोला क्लाइमेट फायर एम्पिरिकल स्टडीज़ करने की ज़रूरत है, नेशनल पाइनियरल पॉलिसी, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मॉनिटरिंग, एनडीआरएफ हिमालयन रिस्पॉन्स सेंटर बनाने की ज़रूरत है। बाकी जो चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड की बात करें, चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड, तो डिफ़िकल्टी हीट एंड सप्रेशन जो है वो चैलेंज है एक, डिफ़िकल्टी हिली टेरेन सेपरेशन, जहाँ पे हिली टेरेन वहाँ पे सेपरेट करना बहुत डिफ़िकल्ट है यार। जो गैप्स हैं इन रियल टाइम डिटेक्शन, ये चैलेंज है। जो रिस्क बेस्ड मैपिंग अप्रोच है ये अपनाना होगा। वे फॉरवर्ड की बात करें तो ये वे फॉरवर्ड है, रिस्क बेस्ड मैपिंग अप्रोच। लैंड स्केप रिस्टोरेशन करना होगा थ्रू GIR रोड मैप, लैंडस्केप रिस्टोरेशन करना होगा थ्रू GIR रोड मैप। कम्युनिटी एंड क्लाइमेट रेजिलियंस की ज़रूरत है, ये वे फॉरवर्ड होगा। कम्युनिटी एंड क्लाइमेट रेजिलियंसी कि हमारे पास वे फॉरवर्ड है। सो ये हमने बात की अबाउट व्हाट, ये हमने बात की अबाउट द फॉरेस्ट फायर इन इंडिया की। इसकी हमने बात की अबाउट द डेफिनेशन एंड टाइप, कॉजेज ऑफ फॉरेस्ट फायर, हिमालयन रिस्क क्यों है, मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट कैसे करना होगा, मिटिगेशन एंड प्रिवेंशन कैसे करना होगा, चैलेंज एंड वे फॉरवर्ड। ये डिजास्टर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से GS पेपर 3 में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। तो नेक्स्ट बात करते हैं यार अबाउट दी MMDR अमेंडमेंट बिल 2026 की। ये न्यूज़ में था बिकॉज जो माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन जो अमेंडमेंट बिल 2026 में यहाँ पे पास किया गया पार्लियामेंट के द्वारा, ये एक तरह से अमेंड करना चाहता जो पहले का जो माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1957 है उसको यहाँ पे अमेंड करके लॉन्ग टर्म एक तरह से स्टेबिलिटी एंड रेगुलेटरी सर्टेनिटी प्रोवाइड करने की बात करता है। तो इसके बारे में हम बात करें, माइंस मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 सबसे पहले की फीचर्स की बात करें इसके, माइंस मिनरल्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट बिल्स के की फीचर्स के अंदर हम बात करते हैं अबाउट द सेंट्रल रेगुलेशन ऑफ मिनरल लैंड जो है इसको ये रेगुलेट करेगा।
मिनरल लैंड को कौन रेगुलेट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल रेगुलेशन ऑफ मिनरल लैंड्स। ऑल्सो ये रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करेगा ऑन स्टेट लेवीज। restriction on state levies। यहाँ पे कैपिंग लेवीज जो है उनको ये कैप करेगा। कैपिंग लेवाइज दैट इज सेक्शन 9D। कम्युनिटी लेवाई फ्रेमवर्क आएगा एंड जो पास ड्यूज हैं उसको यहाँ पे एक्सटिंग्विश कर दिया जाएगा। extinguishes past dues एंड एक प्रिडिक्टेबल कॉस्ट स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। ओके, तो हमने बात की फीचर्स की। उसके बाद यहाँ पे बात करें अबाउट दी एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क क्या है यार यहाँ पे। एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क की बात करें तो पहले से यहाँ पे माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट है यहाँ पहले से 1957 के। इसको अमेंड करने की बात की गई। कॉन्स्टिट्यूशनल जो डिवीज़न है इसके अंदर यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 54 में इसका मेंशन है एंड स्टेट लिस्ट का जो एंट्री नंबर 49 एंड 50 में इसका मेंशन है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट 2024 का जो जजमेंट है इसके अंदर रॉयल्टी की बात की गई कि जो रॉयल्टी है इज़ नॉट अ टैक्स। रॉयल्टी इज़ नॉट अ टैक्स एंड जो स्टेट्स हैं कैन टैक्स मिनरल राइट्स। रॉयल्टी को टैक्स नहीं कर सकते है ना। रॉयल्टी इज़ नॉट अ टैक्स एंड स्टेट कैन टैक्स मिनरल राइट्स। ये बोला गया 2024 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। स्टेट कैन टैक्स मिनरल राइट्स। ऑल्सो ओवर रूल्ड जो सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल किया इंडिया का जो सीमेंट केस है उसको। बाकी पार्लियामेंट्री जो लिमिटेशन है इज रिकॉग्नाइज्ड। मेजर वर्सेस माइनर जो मिनरल रेगुलेशन है मेजर वर्सेस माइनर मिनरल रेगुलेशन जो है ये एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क है। ठीक है, एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क के बाद जो सिग्निफिकेंस की बात करें जो मेजर माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल है 2026 का। इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये फिस्कल सर्टेनिटी लाएगा फॉर माइनिंग। ना फिस्कल सर्टेनिटी फॉर माइनिंग जो
इनपुट आउटपुट प्रेशर है उसको कम करेगा, लोअर इनपुट आउटपुट प्रेशर। मिनरल सिक्योरिटी को यहाँ पे मिनरल सिक्योरिटी के लिए जो माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल है बहुत ज़रूरी है। इट इज़ क्रिटिकल फॉर द मिनरल सिक्योरिटी एंड जो नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन है उसको भी यहाँ पे ये स्ट्रेंथन करेगा। इम्प्रूव करेगा ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को, इम्प्रूव्ड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस एंड फिजिकल फ्रेगमेंटेशन को ये प्रिवेंट करेगा, प्रिवेंटिंग फिजिकल फ्रेगमेंटेशन। इसके बाद यहाँ पे अगर हम चैलेंजेस के तो सिग्निफिकेंस की बात करें, सिग्निफिकेंस के बाद जो चैलेंजेस की बात करें तो चैलेंजेस में सेंटर स्टेट फिजिकल टेंशंस हमको देखने को मिलेगा, सेंटर स्टेट फिजिकल हमको टेंशन देखने को मिला यार। जो स्टेट का ऑटोनॉमी यहाँ पे कम हो गया तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। रिड्यूस स्टेट ऑटोनॉमी, कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी का रिस्क देखने को मिला यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी रिस्क। बाकी जो इन्वायरमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है वो भी यहाँ पे हमको देखने को मिला। इन्वायरमेंटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, रीजनल इनइक्वालिटीज़ का एक बहुत बड़ा चैलेंज है, रीजनल इनइक्वालिटी का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फेडरल कंसल्टेशन डेफिसिट हमको यहाँ पे देखने को मिला यार, फेडरल कंसल्टेशन डेफिसिट। सो दिस आर दी चैलेंजेस। चैलेंजेस के बाद क्या करना है, व्हाट इज़ दी नीड ऑफ द यार, व्हाट इज़ दी वे फॉरवर्ड। यार हम वे फॉरवर्ड की बात करें तो मिनरल गवर्नेंस काउंसिल जो है वो बनाने की ज़रूरत है। एक मिनरल गवर्नेंस काउंसिल बनाना होगा। इंटर स्टेट टैरिफ मैकेनिज़्म बनाने की ज़रूरत है। रिवेन्यू शेयरिंग अरेंजमेंट बनाना होगा, रिवेन्यू शेयरिंग अरेंजमेंट्स बनाने होंगे। जो रिवेन्यू है उसको लिंक करना होगा टू द इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन यार, लिंकिंग रिवेन्यू टू इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन। हमको जो लोकल गवर्नमेंट है उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। वी नीड टू स्ट्रेंथनिंग लोकल गवर्नमेंट लाइक 3 एप्स। अलाइन करना होगा अपने आप को विद दी NCMM, हमको अलाइनमेंट की ज़रूरत है, अलाइनमेंट विद NCMM, नेशनल कमीशन फॉर माइंस एंड मिनरल के साथ अलाइन करना होगा। एनहांस करने की ज़रूरत, जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है मतलब कोऑपरेशन बिटवीन दी सेंटर एंड द स्टेट। वी नीड टू एनहांस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। लाइक यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन है DMF, इसके बारे में बात करें। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन है क्या यार? सो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन की बात करें
डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन इसके अंदर ये नॉन प्रॉफिट बॉडी है। माइनिंग जो है ये माइनिंग अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट जो है वो इससे बेनिफिट पाते हैं। माइनिंग अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट जो है वो इससे बेनिफिट पाते हैं एंड फंडेड बाय द लीज होल्डर कंट्रीब्यूशन। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन जो है इसको फंड कौन करता है? इट इज फंडेड बाय लीज होल्डर कंट्रीब्यूशंस एंड ये प्रायोरिटी मिलता है टू डायरेक्टली अफेक्टेड पीपल। या जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन है उससे जो डायरेक्टली अफेक्टेड पीपल्स हैं उनको प्रायोरिटी दिया जाता है। प्रायोरिटी टू डायरेक्टली अफेक्टेड पीपल। तो ये हमने बात किया अबाउट व्हाट, ये हमने बात किया अबाउट दी MMDR अमेंडमेंट बिल की, जिसमें हमने की फीचर्स, एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क क्या क्या है, सिग्निफिकेंस, चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन की बात की। नेक्स्ट हम बात करते हैं AI कंटेंट वाटर मार्किंग की। न्यूज़ में क्या था यार, जो एंथ्रोपिक है उसने अनाउंस किया कि जो क्लाउड जनरेटेड या फिर क्लाउड प्रोसेस जो कंटेंट है वो यहाँ पे एक मशीन रीडेबल मार्किंग कंटेंट करेंगे, जो कि एक तरह से आर्टिकल 50 ऑफ द यूरोपियन यूनियन का जो AI एक्ट है उसके तहत यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी रिक्वायरमेंट के अंदर आता है। तो इसके बारे में हम बात करें सो AI कंटेंट वाटर मार्किंग की बात करें AI कंटेंट वाटर मार्किंग AI कंटेंट वाटर मार्किंग के अंदर सबसे पहले तो AI वाटर मार्किंग होता क्या है इसके बारे में बात करें। अबाउट AI वाटर मार्किंग, तो एक तरह से ये हिडन मशीन रीडेबल सिग्नल्स होते हैं। AI वाटर मार्क्स हमको दिखते नहीं, जैसे जेमिनी का एक स्टार वाला जो कोने में आता है इस प्रकार का ये नहीं होगा यार, ठीक है। इट इज़ हिडन मशीन रीडेबल सिग्नल्स एंड ये इनविजिबल होता टू ऑर्डिनरी यूजर्स। इट इज़ इनविजिबल टू ऑर्डिनरी यूज़र्स एंड ये जो होता है जनरेशन के समय इसमें एम्बेडेड किया जाता है, एम्बेडेड ड्यूरिंग जनरेशन एंड एक तरह से कॉपीइंग या फिर एडिटिंग को ये सर्वाइव करता है, सर्वाइव्स कॉपीइंग और एडिटिंग। जब कॉपीइंग या फिर एडिटिंग करते हैं तो उस समय भी ये बना रहता है, ठीक है, ऐसे नहीं हट जाता है ये, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है यार AI वाटर मार्किंग का? सिग्निफिकेंस के अंदर डिजिटल प्रोवेनेंस एंड ओरिजिन को ये दर्शाता है, डिजिटल प्रोवेनेंस एंड ओरिजिन को ये दर्शाता है। प्राइवेसी को प्रिजर्व करता है मेटाडाटा का, सो प्राइवेसी प्रिजर्विंग मेटाडाटा एंड ये कॉम्बैट करने में हेल्प करते हैं मिस इन्फॉर्मेशन एंड डीप फेक को, सो हेल्प इन कॉम्बैटिंग मिस इन्फॉर्मेशन एंड डीप फेक्स।
ऑल्सो जो एकेडमिक इंटीग्रिटी है उसको मेंटेन रखता है, आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है यार। एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करेगा, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी लाएगा। अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी लाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें जो एंथ्रोपिक है, इसने डेवलप किया है क्लॉड। जो क्लॉड हम एआई टूल इस्तेमाल करते हैं वो किसका है? एंथ्रोपिक का। तो जो एंथ्रोपिक का जो क्लॉड टूल है, इसके फीचर्स की बात करें, एंथ्रोपिक्स क्लॉड फीचर्स की बात करें तो इट एम्बेडेड टेक्स्ट वाटरमार्क एट मॉडल लेवल, एम्बेडेड टेक्स्ट वाटरमार्क एट मॉडल लेवल। एंड ये जो एंथ्रोपिक क्लॉड फीचर इट इज साइंड, एक तरह से ये साइंड प्रोवेनेंस मेटाडाटा है। इज साइंस प्रोवेनेंस मेटाडाटा, लाइक यहाँ पे C2 PA ओपन स्टैंडर्ड की बात करें, या फिर .svg, या फिर .png, या फिर .jpg को ये सपोर्ट करता है। एंड जो एंथ्रोपिक क्लॉड फीचर है, ग्लोबल रोल आउट अक्रॉस API एंड प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो देखने को मिला इसके अंदर। ग्लोबल रोल आउट across API and प्लेटफॉर्म्स। बाकी जो यूरोपियन यूनियन का जो AI एक्ट है, इसके कंप्लायंस की बात करें, यूरोपियन यूनियन का जो AI एक्ट है, इसके कंप्लायंस की बात करें तो इसके अंदर एक टर्म ट्रांसपेरेंसी ऑब्लिगेशन डाला गया है। ट्रांसपेरेंसी ऑब्लिगेशन डाला गया है। आर्टिकल 50 ने बोला कि यार यूरोपियन यूनियन एक्ट के अंदर एक ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए कि ये AI जनरेटेड डाटा है, ये बताना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये बात की गई यहाँ पे। एंड पब्लिक मतलब AI कम यूरोपियन यूनियन का जो AI एक्ट कंप्लायंस, इसके अंदर मशीन रीडेबल मार्किंग्स की बात की आर्टिकल 50 क्लॉज 2 के अंदर। मशीन रीडेबल मार्किंग की बात की गई आर्टिकल 15 क्लॉज 2 के अंदर। एंड पब्लिक इंटरेस्ट टेस्ट डिस्क्लोजर जो है आर्टिकल 50 क्लॉज 4 के अंदर बोला गया। पब्लिक इंटरेस्ट टेक्स्ट डिस्क्लोजर अंडर आर्टिकल 50 क्लॉज 4। एंड रिस्क बेस्ड लीगल फ्रेमवर्क जो है, रिस्क बेस्ड लीगल फ्रेमवर्क जो है वो हमारे पास यूरोपियन यूनियन का जो AI एक्ट कंप्लायंस है इसके अंदर बनाना पड़ेगा। एंड इसका जो चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस की बात करें इस फ्रेमवर्क के अंदर, जो AI कंटेंट वाटर मार्किंग है इसके अंदर क्या क्या चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस फेस करने पड़ेंगे उसकी बात करें। चैलेंजेस एंड लिमिटेशन तो वल्नरेबिलिटी टू एडिटिंग एंड
पैराफ्रेजिंग यार, vulnerability to editing and paraphrasing। ऑल्सो लिमिटेशन है यार कि वेरी शॉर्ट कंटेंट में ही अप्लाई किया जा सकता है। दिस इज वाटर मार्किंग इज लिमिटेड विथ वेरी शॉर्ट कंटेंट। ऑल्सो रिस्क है ऑफ मेटा डाटा रिमूवल, रिस्क ऑफ मेटा डाटा रिमूवल। फॉल्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो है इसके यहाँ पे चांसेस रहते हैं। ऑल्सो डिस्टिंग्विश करना एआई जनरेटेड एंड एआई असिस्टेड जो चीज़ें हैं वो मुश्किल है यार। डिस्टिंग्विशिंग एआई जनरेटेड वर्सेस एआई असिस्टेड थिंग्स। ऑल्सो इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन प्लेटफॉर्म रखना भी एक चैलेंज है। इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन प्लेटफॉर्म एक चैलेंज है यार, ठीक है। तो हमने बात किया अबाउट व्हाट एआई कंटेंट वाटर मार्किंग की, जो यूरोपियन यूनियन का जो एआई एक्ट है उसका कंप्लायंस रखना है, उसके बारे में बात की है यार। नेक्स्ट हम बात करते हैं यार बार काउंसिल ऑफ इंडिया की। बार काउंसिल ऑफ इंडिया यहाँ पे न्यूज़ में क्यों था? बार काउंसिल ऑफ इंडिया इसीलिए न्यूज़ में था बिकॉज रिसेंटली जो बीसीआई है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यहाँ पे ब्रीफली डायरेक्ट किया जो स्टेट बार काउंसिल है कि जो एनरोलमेंट ऑफ नालसा 2026 के जो ग्रेजुएट्स हैं, नालसार के ग्रेजुएट्स मतलब क्या, नेशनल लॉ एकेडमी है एक प्रकार से। नालसार इज़ व्हाट, दैट इज़ नेशनल एकेडमी फॉर लीगल स्टडीज़ एंड रिसर्च के जो एक तरह से नेशनल प्रीमियर एक तरह से प्रीमियर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है जो कि हैदराबाद तेलंगाना में है। इसके ग्रेजुएट्स के एनरोलमेंट को हाल्ट रखने के लिए बोला गया, ठीक है। बट विड्रू दी ऑर्डर ड्यू टू बैकलैश, ठीक है। वहाँ पे जो ग्रेजुएट्स उन्होंने यहाँ पे एक तरह से विरोध किया, इसीलिए इसको रिमूव कर दिया बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने। तो इसीलिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यूज़ में था। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करें, बार काउंसिल ऑफ इंडिया सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे बार काउंसिल के बारे में। लाइक ये एक स्टेट्यूटरी बॉडी है यार, है ना। एडवोकेट एक्ट ऑफ 1961 के अंदर इसको बनाया गया था। एंड हेड क्वार्टर कहाँ पे है इसका? न्यू दिल्ली के अंदर। बाकी जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से कंपोजिशन की बात करें, सो इसके अंदर एक एसबीसी रिप्रेजेंटेटिव होता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है इसका कंपोजिशन जो है ना, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है यार। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया भी इसके मेंबर्स होते हैं। एंड इलेक्टेड लीडरशिप होता है यार।
ये कंपोजिशन की बात की, कंपोजिशन के बाद जो पावर एंड फंक्शन है बार काउंसिल ऑफ इंडिया इसके पास, उसकी बात करें पावर एंड फंक्शंस की बात करें तो प्रोफेशनल एथिक्स एंड एटिकेट्स को ये देखता है। प्रोफेशनल एथिक्स एंड एटिक्वेट्स को ये देखता है। लीगल एजुकेशन स्टैंडर्ड्स को यहाँ पे ये बना के रखता है। यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइजेशन प्रोवाइड करता है। सुपरवाइजरी, एक तरह से सुपरविजन करता है यार, जो स्टेट बार काउंसिल्स हैं उनको। सुपरविजन ऑफ स्टेट बार काउंसिल्स, ये जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, एंड इट एडवोकेट्स वेलफेयर एंड लॉ रिफॉर्म्स। एडवोकेट्स वेलफेयर एंड लॉ रिफॉर्म्स, रूल मेकिंग पावर होता है इसके पास, नियम बना सकता है लॉ के रिगार्डिंग यहाँ पे जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो। एंड जो एडवोकेट के एनरोलमेंट की बात करें यहाँ पे, सो प्राइमरी पावर जो है, प्राइमरी पावर जो है यहाँ पे स्टेट बार काउंसिल्स का होता है। एंड जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है इसका ओपिनियन है फॉर रिजेक्शन। एडवोकेट के एनरोलमेंट में इसका ओपिनियन बहुत ज़रूरी है, अगर लॉ मैटर को रिजेक्ट करना है किसी के तो। ठीक है, उसके बाद जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है यार, यहाँ पे जो नालसर है हैदराबाद, ये न्यूज़ में था नालसर, हैदराबाद। नालसार क्या है भाई? नालसार इज व्हाट? इट इज़ नेशनल एकेडमी फॉर लीगल स्टडीज़ एंड रिसर्च। नेशनल एकेडमी फॉर लीगल स्टडीज़ एंड रिसर्च जो कि हैदराबाद तेलंगाना में है। इसके बारे में बात करें तो एक प्रीमियर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, प्रीमियर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है। चांसलर कौन होता है? चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट। चांसलर इज द चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट। गवर्नेंस की बात करें तो एग्जीक्यूटिव एंड एकेडमिक काउंसिल्स को गवर्न करता है। बाकी एनरोलमेंट कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो न्यूज़ में इसलिए था 2026 के जो ग्रेजुएट्स हैं उसके रिगार्डेड यहाँ पे ये न्यूज़ में था, उनके एनरोलमेंट को यहाँ पे हाल्ट कर दिया गया था, जिसके प्रोटेस्ट हुआ, फिर उसको यहाँ पे फिर से हाल्टिंग को हटा दिया। तो ये हमने बात की अबाउट बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में, बेसिक चीज़ें हमने देखी यार, है ना। जनरल इन्फॉर्मेशन, कंपोजिशन, पावर एंड फंक्शन, एडवोकेट, एनरोलमेंट एंड नासार, हैदराबाद नेशनल एकेडमी फॉर लेजिस्लेचर स्टडीज़, लेजिस्लेटिव स्टडीज़ एंड रिसर्च, हैदराबाद। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट जो प्रीवियस ईयर टॉपिक्स यहाँ पे न्यूज़ में थे 17 अगस्त को, उसके बारे में। प्रीवियस ईयर टॉपिक्स सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करते हैं यार अबाउट सूर्य पथ तिरंगा, यहाँ पे न्यूज़ में था।
सूर्यपत तिरंगा की बात करें तो ये न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज सूर्यपत तिरंगा एक ग्लोबल रिले है यार, जिसको हर घर तिरंगा कैंपेन के अंदर यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन्स में, है ना, अलोंग द पाथ ऑफ राइजिंग सन। तो सूर्यपत तिरंगा के बारे में बात करें, सो इट इज अंडर हर घर तिरंगा कैंपेन एंड इट इज अ ग्लोबल relay from Fiji, and it covered around 54 countries and 150 years of Vande मातरम जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है अराउंड सूर्यपत तिरंगा के अराउंड। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें इंडिया का जो फर्स्ट वर्चुअल जू है इसके बारे में। तो इंडिया का फर्स्ट वर्चुअल जू यहाँ पे न्यूज़ में था बिकॉज इंदौर जू जो था मध्य प्रदेश का, उसने लॉन्च किया फर्स्ट वर्चुअल जू इंदौर जू ने। तो वर्चुअल जू के बारे में अगर हम बात करें, इंडिया का पहला वर्चुअल जू जो है इंडियाज फर्स्ट वर्चुअल जू। इसके अंदर कहाँ पे बनाया गया? इंदौर मध्य प्रदेश में। इंदौर मध्य प्रदेश। फीचर्स की बात करें तो इट एक्सटेंडेड व्हाट, जो रियलिटी स्टिमुलेशन है उसको इसने एक्सटेंड किया यार, एक्सटेंडेड रियलिटी सिमुलेशन एंड एक 14 डायमेंशन एक्सपीरियंस है यार ये। एजुकेशनल वैल्यू ये प्रोवाइड करता है। इसके इम्पैक्ट की बात करें तो एनिमल वेलफेयर के लिए इसको वर्चुअल जू को बनाया गया है कि किसी एनिमल को कैद ना करना पड़े जंगल में। इंदौर में लॉन्च किया गया, ठीक है। ये मल्टीलिंगुअल एक्सेसिबिलिटी सपोर्ट करता है। कंजर्वेशन लिमिट, है ना, कंजर्वेशन में हेल्प करेगा। कंजर्वेशन लिमिट्स के ऊपर प्रभाव डालेगा ये। नेक्स्ट, ये इंडिया का पहला वर्चुअल जू के बारे में बात किया। उसके बाद हम बात करें अबाउट व्हाट, जो साइबर कुश्ती 2026 है उसके बारे में। साइबर कुश्ती क्यों न्यूज़ में था? बिकॉज जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसने लॉन्च किया साइबर कुश्ती 2026। ओके, साइबर कुश्ती 2026। सो किसने लॉन्च किया यार? नेशनल इंस्टीट्यूट, एनी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया इसको। है ना, हैकथॉन ने।
बाकी जो साइबर सिक्योरिटी एंड एआई है उसके लिए इसको लाया गया, साइबर सिक्योरिटी एंड एआई के लिए इसको लाया गया। ऑल्सो साइबर केसरी 2026 का टाइटल यहाँ पे दिया जाएगा, है ना। ट्रेडिशनल गार्ड अवार्ड्स यहाँ पे इसके अंदर दिए जाएंगे, ट्रेडिशनल गार्डा अवार्ड जो है वो दिए जाएंगे, ठीक है। इसके बारे में बात करें ना, जो साइबर कुश्ती है यहाँ पे एक नेशनल लेवल हैकाथॉन फोकस करता है साइबर सिक्योरिटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यार एक तरह से जो ह्यूमन जजमेंट है साइबर सिक्योरिटी असेसमेंट में उसको टेस्ट करेगा, गाइड्स करेगा, है ना। यहाँ पे जो गड़ा जो एक तरह से साइबर केसरी 2026 जो है, जो टाइटल विनिंग टीम को साइबर सिक्योरिटी साइबर केसरी का अवार्ड मिलेगा, जो विनिंग टाइटल है ये, ठीक है। एंड गड़ा अवार्ड्स के अंदर यहाँ पे जो रनर अप है उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा एस रुस्तम एंड पहलवान, ठीक है, ये रनर अप। एंड ये जो NEELIT जो है वो किसके अंदर काम करता है, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी माइटी के अंदर ये आता है, ओके। इसके बाद अगर हम बात करें अबाउट व्हाट, हम बात करते हैं क्रोमियम कंटामिनेशन की, तो जो एनजीटी है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल रिपोर्ट किया कि परसिस्टेंट हेक्सावेलेंट क्रोमियम कंटामिनेशन हमको ग्राउंड वाटर में दिखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट्स में। तो इसके बारे में न्यूज़ में था यार, क्रोमियम कंटामिनेशन। क्रोमियम कंटामिनेशन की बात करें तो उत्तर प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में हमको देखने को मिला है। एंड कंटामिनेंट्स की बात करें, इसके अंदर टॉक्सिक क्रोमियम, VI एंड जो सेफ लिमिट है कितना है भाई क्रोमियम का, 0.05 मिलीग्राम पर लीटर। इसके सोर्सेज की बात करें, क्रोमियम कंटामिनेशन कहाँ से हो रहा है यार, सोर्सेज की बात करें तो इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड स्लज से, यहाँ पे इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड स्लज से यहाँ पे क्रोमियम का, वेस्ट एंड स्लज से यहाँ पे कंटामिनेशन होता है क्रोमियम का यार। जो टैनिंग इंडस्ट्री है यहाँ से कंटामिनेशन हो सकता है, इम्प्रॉपर डंपिंग के वजह से यहाँ पे कंटामिनेशन हो सकता है। बाकी इसका इम्पैक्ट जो है वो क्या क्या पड़ सकता है, क्रोमियम कंटामिनेशन के इम्पैक्ट की बात करें सो इम्पैक्ट के अंदर कैंसर एंड हेल्थ रिस्क देखने को मिल सकते हैं यार। कैंसर एंड हेल्थ रिस्क, वाटर क्वालिटी डिग्रेडेशन हो सकता है, लॉन्ग टर्म पोल्यूशन देखने को मिल सकता है। इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ न्यूज़ में था, इंडोनेशिया में अर्थक्वेक आया यार।
इंडोनेशियन अर्थक्वेक इस न्यूज़ में था बिकॉज यहाँ पे 7.7 अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड यहाँ पे, जिसकी वजह से 53 पीपल कम से कम मर गए और 130 से यहाँ पे लोग जो है इंजर्ड हो गए। तो एक तरह से 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक बहुत बड़ा होता है। इसके बारे में बात करें, इंडोनेशिया अर्थक्वेक इंडोनेशिया अर्थक्वेक की बात करें तो जो मैग्नीट्यूड था इस अर्थक्वेक का वो कितना था यार? 7.7। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में इंडोनेशिया लोकेटेड, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड हाई है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में ये लोकेटेड है। टेक्टोनिक प्लेट कन्वर्जेंस की वजह से हमको ये देखने को मिलता है। न्यू कैपिटल जो है ये कहाँ पे है? नूसंतरा जो है न्यू कैपिटल बनाया गया इंडोनेशिया का। न्यू सेंतरा यानी एक स्ट्रेटेजिक स्टेट जो यहाँ पे इंडोनेशिया से हो गया था, इस मलाक्का स्टेट। सुंडा के अंदर। इसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे हरा मैनग्रोव फॉरेस्ट न्यूज़ में थे यार। हरा मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है वो न्यूज़ में था, क्यों? बिकॉज एक मेजर ऑयल स्पिल यहाँ पे देखने को मिला। ईरान के पास केशम आइलैंड जो है वहाँ पे हरा मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है पर्शियन गल्फ में, वो एक इम्पॉर्टेंट साइट जो है मैनग्रोव साइट, वो यहाँ पे थ्रेटन हो जाएगा इसकी वजह से। ओके, सो अगर हम बात करें अबाउट व्हाट हरा मैनग्रोव फॉरेस्ट की, तो न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज ऑयल स्पिल हमको देखने को मिला। ऑयल स्पिल ऑफ केशम आइलैंड, मिनोआन पाइनियर बल्क कैरियर का ऑयल स्पिल हुआ। एक यूनेस्को का बायोस्फीयर रिजर्व है जो हरा मैनग्रोव फॉरेस्ट है पर्शियन गल्फ में। इट इज़ अ यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व। बाकी इकोलॉजिकल वैल्यू की बात करें, इकोलॉजिकल वैल्यू के अंदर ग्रे मैनग्रोव, यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कोस्टल बेरियर के तौर पे काम करते हैं यार मैनग्रोव जो हैं। कार्बन सिंक के तौर पे काम करते हैं। मैराइन नर्सरी के तौर पे यहाँ पे ये हमको देखने को मिलता है। ओके, तो ये हमने बात की अबाउट हरा मैनग्रोव फॉरेस्ट की, इंडोनेशियन अर्थक्वेक्स की, क्रोमियम कंटामिनेशन, साइबर कुश्ती 2026, इंडिया फर्स्ट वर्चुअल जू की बात की यार ना। शाखपात तिरंगा क्या है? सुखपात तिरंगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की बात की। हमने बात की अबाउट दी एआई जो कंटेंट वाटर मार्किंग है। हमने बात की अबाउट दी MMDR अमेंडमेंट बिल 2026 एंड फर्स्ट हमने बात की अबाउट फॉरेस्ट फायर इन इंडिया। ये हमने करंट अफेयर 17 अगस्त 2026 को कवर डेली करंट अफेयर माइंड में कवर किया यार।